तो आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट, और क्वेश्चंस अपन कल चालू करेंगे, कल और परसों। सॉलिड स्टेट हेडिंग डालेंगे सॉलिड स्टेट। अब आप सबको पता है कि सॉलिड क्या चीज़ है, सबको पता है ठोस क्या है। हर साल सॉलिड स्टेट में से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, छोटा सा चैप्टर है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर साल सॉलिड स्टेट देता है। इस साल भी सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन सॉलिड स्टेट में आया और एक क्वेश्चन इस साल भी फर्स्ट ग्रेड में आया था, और ये आरपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन की दावेदारी रखता है। आपको एक ही क्वेश्चन देगा ये, और इजीली समझ में भी आ जाता है अगर आप कोशिश करेंगे तो देखिए, सबको पता होता है सबसे पहले सॉलिड क्या चीज़ है। सबको पता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, एक ठोस है, एक द्रव है और एक गैस है। सबको पता है कि सॉलिड क्या चीज़ है। ये चीज़ सॉलिड है। सॉलिड वो चीज़ है जिसका एक निश्चित आकार होता है और एक निश्चित क्या होता है, आयतन होता है। जैसे मुझे दिख रहा है कि इसका आकार कुछ ना कुछ आयत जैसा है, निश्चित आकार होता है, और मैं इस आयत का इजीली क्या निकाल सकता हूँ, आयतन भी निकाल सकता हूँ। तो जो सॉलिड होता है ये पदार्थ की वो अवस्था है जिसका एक निश्चित आकार और एक निश्चित क्या होता है, आयतन होता है। अब हमारे कोर्स में 2 तरह के सॉलिड्स होते हैं, तो हेडिंग डालेंगे ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठोसों के प्रकार, जिसमें एक तरफ लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और एक तरफ लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और एक तरफ हम लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। यानी ठोस 2 प्रकार के हैं, एक ठोस तो है क्रिस्टलीय ठोस और एक ठोस कैसा है, अक्रिस्टलीय ठोस। अब समझना, लिख लिया ऐसा। अब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है देखिए। जैसे इस वाले एग्जांपल्स को देखो, ये क्रिस्टलाइन लिखा हुआ है और ये एमॉर्फस है। ये क्रिस्टलीय ठोस है और ये अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या अंतर है कि कोई भी जो ठोस है, कोई भी ठोस है, वो हम ये मान के चलते हैं अवयवी कणों से मिलकर बना है। जैसे आप ये मान के चलते हैं कि आपका शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है, ऐसे ही हम यहाँ ये मान के चलेंगे कि कोई भी सॉलिड है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें मैं बार बार में कहूँगा अवयवी कण। जैसे अगर ये पेंसिल्स भी है तो वास्तव में ये जो पेंसिल है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को मैं क्या कहूँगा, अवयवी कण कहूँगा। अगर आप इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में अंतर देखेंगे तो क्या अंतर आ रहा है, इसमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था है। पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, मान लो पहली लाइन में 6 परमाणु है तो दूसरी में 5, तीसरी में फिर 6, चौथी में 5, पांचवी में फिर 6 और छठी में 5। यहाँ अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में पहला अंतर यही होता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, जबकि इनमें अवयवी कणों की कोई भी निश्चित व्यवस्था नहीं होती। क्या मतलब है, जैसे मैं नमक की बात करूँ, नमक। अब आप दुनिया में कहीं भी नमक उठा लें, चाहे इंडिया का नमक ले लें, चाहे वो आप अमेरिका में नमक ले लें, नमक के अंदर फिक्स होगा एक Na+6 क्लोराइड से गिरेगा और हर क्लोराइड 6 Na+ से गिरेगा, वापिस एक Na+6 क्लोराइड से गिरेगा, फिर वापिस एक क्लोराइड 6 Na+ से गिरेगा। इसका मतलब अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। समझ आ गई बात। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या है, जैसे कांच की हम बात करें, कांच क्या है, कांच की अगर हम बात करें, क्वार्ट्ज जिसको आप कहते हैं, सिलिका जिसको आप बोलते हैं, SiO2 जिसको बोलते हैं, कांच के अंदर क्या है, अलग अलग कांचों के अंदर अलग अलग अवयवी कणों की व्यवस्था होती है। किसी में अवयवी कण कैसा होता है, किसी में अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है, और किसी में अवयवी कणों की कैसी व्यवस्था होती है। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में पहला अंतर लिखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस की तरफ अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था।
अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था, और इस तरफ लिखेंगे अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था नहीं। इस तरफ लिखेंगे अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था, और इस तरफ लिखेंगे अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था नहीं। ठीक है। अब जैसे क्या होता है, जो क्रिस्टलीय ठोस है इनका एक निश्चित आकार होता है। क्रिस्टलीय ठोसों का एक निश्चित क्या होता है, आकार। जैसे मान के चले नमक है, नमक एक आइडियल नमक ये माना जाता है, ये घन जैसा होता है, क्यूब जैसा। तो चाहे भारत में नमक देख लो, चाहे अमेरिका में नमक देख लो, उसके अंदर ये मान के चला जाएगा कि जो नमक है उसकी शेप क्यूब जैसी होती है। जबकि अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं, कभी प्लास्टिक की आपने बोतल बना दी, कभी आपने प्लास्टिक का खिलौना बना दिया, कभी आपने प्लास्टिक का कोई और सामान बाल्टी बना दी, तो बताएं क्या प्लास्टिक का आकार निश्चित है? क्या आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक हमेशा बाल्टी जैसी ही मिलेगी? हो सकता है कभी तो प्लास्टिक का खिलौना भी बन सकता है, कभी प्लास्टिक की बाल्टी भी बन सकती है, कभी रबड़ से आपने इरेजर भी बना दिया, कभी रबड़ से कोई दूसरी चीज़, गाड़ी के टायर भी बना दिए। तो इसका मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका एक निश्चित आकार होता है, जबकि इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे निश्चित आकार, और इधर लिखेंगे निश्चित आकार नहीं। निश्चित आकार, और इधर लिखेंगे निश्चित आकार नहीं। समझ में आ गई बात? तीसरा पॉइंट, अब जैसे नमक का क्रिस्टल ले लिया जाए, नमक का क्रिस्टल, तो नमक का सॉलिड अगर ले लिया जाए तो फिक्स है कि नमक 800 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा। नमक का फिक्स है कि वो कितने डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा, 800 डिग्री। जैसे मान लो मैं बर्फ़ की बात करूं, बर्फ़, अब आप सबको पता है बर्फ़ कितने डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। बर्फ़ जब तक मेल्ट होती रहती है तब तक उसके टेम्परेचर में किसी भी तरह का क्या नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता, जब तक वो बर्फ़ पूरी की पूरी पानी में ना बदल जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके गलनांक बिंदु निश्चित होते हैं और तीक्ष्ण होते हैं। तीक्ष्ण का मतलब यह है एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जिस पर ये बर्फ़ मेल्ट होने लगेगी, और जब तक बर्फ़ पूरी की पूरी पानी में नहीं बदल जाएगी तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके अपोजिट अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो उसके गलनांक निश्चित नहीं होता। जैसे आप प्लास्टिक को मेल्ट करें, मान लीजिए प्लास्टिक मेल्ट हो रही है, तो प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक मेल्ट तो सपोज करो 100 डिग्री सेल्सियस पे चालू हो जाएगी, और जब तक वो पूरी मेल्ट होगी तो हो सकता है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से 120 डिग्री सेल्सियस हो जाए। अंतर समझ में आ गया? यहाँ फिक्स है, गलनांक बिंदु निश्चित है, और यहाँ गलनांक बिंदु क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे निश्चित गलनांक बिंदु, और यहाँ लिखेंगे निश्चित गलनांक बिंदु नहीं। यहाँ लिखेंगे निश्चित गलनांक बिंदु, और यहाँ लिखेंगे अनिश्चित गलनांक बिंदु। यहाँ लिखेंगे निश्चित गलनांक बिंदु, और यहाँ लिखेंगे अनिश्चित गलनांक बिंदु। ठीक है। एक प्रॉपर्टी होगी जिसे हम कहेंगे विषमदैशिकता। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिकता दर्शाते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदैशिकता दर्शाते हैं। क्या अंतर है इन दोनों में? शब्द बोल रहा है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रॉपर्टी, विषमदैशिकता। शब्द बोल रहा है अलग अलग दिशाओं में एक जैसी प्रॉपर्टी। सपोज करो ये प्लास्टिक की बोतल है, अगर मैं इधर से लाइट डालता हूँ तो इसका अपवर्तनांक मान लो 1.5 आता है, और इधर से भी लाइट डालता हूँ तो भी इसका अपवर्तनांक 1.5 आता है। इसे कहा जाता है समदैशिकता। लेकिन अगर नमक के क्रिस्टल है, उस पर अगर आप एक्स एक्सिस से लाइट डाल रहे हैं तो अपवर्तनांक अलग आएगा, वाई एक्सिस से डाल रहे हैं तो अपवर्तनांक अलग आएगा, और जेड एक्सिस से डाल रहे हैं तो अपवर्तनांक अलग आएगा। यानी क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर क्या पाई जाती है, विषमदैशिकता, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या दिखाते हैं, समदैशिकता। विषमदैशिकता दर्शाते हैं, इधर लिखेंगे समदैशिकता दर्शाते हैं।
सर विषम दैशिकता का मतलब क्या है? भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेगी। समदैशिकता का मतलब क्या है? भिन्न भिन्न दिशाओं में एक ही प्रकार की क्या मिलेगी? फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेगी। समझ में आ गया? अब हमारे कोर्स में मेनली क्रिस्टलीय ठोस है, हमारे कोर्स में अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है। हमारे कोर्स में कौन से हैं? क्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस के तो खूब सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अभी मैंने कहा नमक, जैसे आप सब ने देखा होगा बर्फ, शुष्क बर्फ, ये सब की सब किसके उदाहरण हैं? क्रिस्टलीय ठोस के। लिख लेंगे क्रिस्टलीय ठोस में NaCl सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस की तरफ लिख लेंगे NaCl सॉलिड। और अक्रिस्टलीय ठोस में 3 उदाहरण याद करेंगे, रबड़, प्लास्टिक और ग्लास। एक सर पढ़ाते थे पहले जूलॉजी हमारे यहाँ, RP गोयल, तो मैं ऐसे ही याद रखता था रबड़, प्लास्टिक, ग्लास, ये अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। अगला पॉइंट और जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस है इनको कहा जाता है ट्रू सॉलिड, और जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं इनको कहा जाता है एमॉर्फस सॉलिड। या एमॉर्फस सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। हिंदी में बोला जाता है अति शीतित द्रव, अति शीतित द्रव, अति शीतित द्रव। कभी कांच को गाड़ी कभी देखा है? जैसे बस नई बस आती है ना, जब बस नई लाते हैं तो देखा होगा उसकी विंडो आराम से लग जाती है शुरू में, और फिर अपनी जो रोडवेज की बसें होती है उनकी कांच लगते हैं या लड़ाई होती रहती है? लड़ाई होती रहती है गर्मियों में, तो कि मेरी तरफ हवा नहीं आ रही और मेरी तरफ हवा नहीं आ रही, और तू मिल जा बाहर तो देख लूँगा, और तू बस से उतर जा। होता नहीं होता? क्या अंतर है? ये जो कांच है ना, कांच, इसमें प्रॉपर्टी होती है बहने की। शुरू में जो कांच मोटा है, शुरू में जो कांच आता है वो एक जैसा सभी जगह मोटा होता है। जैसे जैसे समय निकलता है ऊपर से कांच पतला होता है और नीचे से कांच मोटा हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। इसका मतलब ये जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें लिक्विड की तरह बहने की टेंडेंसी होती है। धीरे धीरे, ऐसा नहीं होता कांच जो नया लाए, ऐसा नहीं होता शुरू में लड़ाई नहीं होती बसों में कि तो देख लेंगे चल मिल तू, वो टाइम लगे भाई में। कांच शुरू में ही नहीं, क्योंकि कांच के अंदर भी बहने की टेंडेंसी है। धीरे धीरे वो इस तरह से बहता है कि वो ऊपर के जो अवयवी कण है वो कहाँ आने लग जाते हैं? नीचे। इसीलिए इसे कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। इस पे 2 ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे अभी तक जो मैंने बताया है। पहला क्वेश्चन तो जनरली ये पूछा जाता है अक्रिस्टलीय ठोसों का इनमें से कौन सा उदाहरण है? रबड़, प्लास्टिक, ग्लास। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है इनमें से किन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है? तो आप कहोगे अक्रिस्टलीय ठोसों को। तीसरा, विषम दैशिकता कौन दर्शाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। और समदैशिकता कौन दिखाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। आगे समझो। अब अगली हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। हमारे कोर्स में क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। अभी मैंने कहा हम ये मान के चलेंगे जैसे नमक है, नमक भी तो सॉलिड है और उसके अंदर अवयवी कण है Na+ और Cl-। अवयवी कण कौन से हैं? Na+ और Cl-। और आपको पता है धनायन और ऋणायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, धनायन और ऋणायन के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। जैसे हमें पता है हीरा भी तो ठोस है, और सबको पता है हीरा कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है और कार्बन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध होता है। हमें पता है सोना, चांदी ये सब भी ठोस है,
और सोना का जो क्रिस्टल है उसमें सोने के परमाणुओं के मध्य धात्विक बंध होता है। समझ में आ गई बात? सबने सुना होगा शुष्क बर्फ, CO2, ड्राई आइस बोलते हैं CO2 को। अब आप सबको पता है CO2 अणु, और अणुओं के मध्य आपको पता है वान डेर वाल बल या क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनके वर्गीकरण का पहला तरीका यह है अवयवी कणों के मध्य कौन सा बल है, अवयवी कणों के मध्य कौन सा बल है। तो क्रिस्टलीय ठोस, मैंने क्या हेडिंग लिखाई, क्रिस्टलीय। हाँ, तो पहला पॉइंट लिखेंगे अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर, अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर, अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर अगर मान के चलो आपको लगता है कि ये जो सॉलिड है इनमें अवयवी कणों के मध्य वान डेर वाल बल है या अवयवी कणों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ऐसे सॉलिड कहलाएंगे आणविक सॉलिड। अगर आपको लगता है अवयवी कणों के मध्य धात्विक बंध है, तो ऐसे सॉलिड क्या कहलाएंगे, धात्विक सॉलिड। आपको लगता है अवयवी कणों के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो कौन से ठोस कहलाएंगे, आयनिक ठोस कहलाएंगे। आपको लगता है अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंध है, तो वो ठोस कौन से कहलाएंगे, सहसंयोजक ठोस कहलाएंगे। यानी सबसे पहले जो क्रिस्टलीय ठोस है वो हमारे 4 तरह के होंगे। किस आधार पर, उनके मध्य किस प्रकार का आकर्षण बल है, उनके जो अवयवी कण हैं उनके मध्य किस प्रकार का आकर्षण बल है, उस बेसिस पर ठोस 4 तरह के होंगे। लिख रहे आणविक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस और आयनिक ठोस। लिख लिया? अब सबसे पहले हेडिंग डालें आणविक ठोस। अब देखो आणविक ठोस की पहचान क्या होगी, इसमें अवयवी कणों के मध्य या तो वान डेर वाल बल होगा या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो आणविक ठोस में लिखें अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य वान डेर वाल बल या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि अवयवी कणों के मध्य वान डेर वाल बल है, कौन सा बल है, वान डेर वाल बल, तो उस तरह के ठोस को कहा जाएगा आणविक ठोस। सपोज करो मैंने लिखा आर्गन सॉलिड। आर्गन कैसी गैस है, अक्रिय गैस। अब आर्गन सॉलिड में एक आर्गन तो होगी नहीं, हजारों आर्गन होंगी। और कल ही बताया था अक्रिय गैसों के मध्य कौन सा बल है, वान डेर वाल बल। तो आर्गन सॉलिड किसका उदाहरण है, आणविक ठोस का। आ रहा समझ? मैंने लिखा I2 सॉलिड। I2 आपको पता है अणु है, और I2 ऐसा अणु है जो नॉन पोलर है, क्योंकि किसी तरह का पोल्स बनेगा ही नहीं, प्लस माइनस बनेगा ही नहीं। और आपको पता है I2 अणु है और अणुओं के मध्य कौन सा बल है, वान डेर वाल बल। अभी टाइप कौन सा है, नॉन पोलर। इस समय क्या नहीं बनेंगे, पोल नहीं बनेंगे। जैसे मैंने लिखा आर्गन सॉलिड, आयोडीन सॉलिड,
मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, जिसको आप शुष्क बर्फ बोलते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अध्रुवीय ही तो है, पहले ही बता चुका। कहाँ बताया था सर? केमिकल बॉन्डिंग में बताया था कि कौन सा अणु ध्रुवीय होगा, कौन सा अणु अध्रुवीय होगा, इसका पता हमें द्विध्रुव आघूर्ण से लगता है। अगर अणु रेखीय होगा तो एक डाइपोल इधर बनेगा, एक डाइपोल इधर बनेगा, नेट डाइपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा? 0। तो ये कैसा अणु है? अध्रुवीय अणु है। इसीलिए नॉन पोलर मतलब नॉन पोलर आणविक सॉलिड है। आर्गन सॉलिड है। आप सोचोगे आयोडीन, आयोडीन के मध्य वान डेर वाल बल है। CO2 अणु के मध्य भी कौन सा बल है? वान डेर वाल बल है। अरे बात समझ में? आर्गन सॉलिड हुआ, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉलिड है। अब आप सबको पता है कार्बन टेट्राक्लोराइड हमें पता है अध्रुवीय होता है। कैसा होता है? अध्रुवीय। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉलिड है। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड में एक CCl4 तो होगा नहीं, करोड़ों होंगे, और उन CCl4 अणुओं के मध्य कौन सा बल होगा? वान डेर वाल बल होगा। लेकिन हम उसको किस टाइप का बोलेंगे? नॉन पोलर टाइप का बोलेंगे। अरे समझ में आया? तो लिखे सबसे पहले आणविक ठोस, फिर नॉन पोलर, पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नॉन पोलर, पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जैसे बोर्ड की बुक देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है आर्गन सॉलिड किस प्रकार का उदाहरण है? हम कहेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण है। आया समझ में? आयोडीन ठोस किसका उदाहरण है? हम कहेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण है। शुष्क बर्फ किसका उदाहरण है? हम कहेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण है। CCl4 किसका उदाहरण है? हम कहेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण है। आया समझ? अब इसके नीचे लाइन लिखोगे। अब आपको पता है कि इसमें क्या होगा? आर्गन आर्गन के बीच में वान डेर वाल बल है, आयोडीन आयोडीन के बीच में वान डेर वाल बल है, CO2 के मध्य वान डेर वाल बल है, CCl4 के मध्य वान डेर वाल बल है। तो नीचे एरो लगा के लिखोगे नीचे एरो लगा के लिखोगे अवयवी कणों के मध्य वान डेर वाल बल। अवयवी कणों के मध्य, इसी के नीचे चल रहा है, अवयवी कणों के मध्य वान डेर वाल बल, अवयवी कणों के मध्य वान डेर वाल बल। समझ में आया? अब देखो ये जो वान डेर वाल बल होता है ना, ये भी कई प्रकार का होता है। अगर वान डेर वाल बल अध्रुवीय अणुओं के मध्य हो तो उस बल का नाम होता है लंदन बल। कौन सा बल होता है? लंदन बल। कौन सा बल है? लंदन। यानी है तो वान डेर वाल बल ही, लेकिन उस वान डेर वाल बल का नाम क्या है? लंदन बल। तो ब्रैकेट में क्या लिख लोगे? लंदन बल। क्या लिख लोगे? लंदन बल। लंदन या लंदन एक ही बात होती है। लंदन बल, लंदन बल। और पॉइंट आएंगे इसके नीचे। आपने कहा कि इसमें अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल है, तो अणु बहुत पास पास आएंगे या थोड़ा बहुत ही पास पास आएंगे? बताओ। अगर वान डेर वाल बल प्रबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रबल होती है, तब तो अणु पास पास आ जाते हैं। लेकिन वान डेर वाल बल तो दुर्बल बल है। दुर्बल बल है तो अणु पास पास रहेंगे या थोड़ा दूर दूर ही रहेंगे? दूर दूर ही रहेंगे। मैंने आपको कहा था बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इस बात पर डिपेंड करता है अणुओं के मध्य बल कौन सा है। आप खुद ही कह रहे हो यहाँ तो अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल है, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनके ज़्यादा होंगे या कम होंगे? कम होंगे, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य बोलो कौन सा बल है? वान डेर वाल बल है। और वान डेर वाल बल आपको पता है वीक बल है। कल ही मैंने कहा था बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इस बात पे डिपेंड करता है अणुओं के बीच में कौन सा फोर्स है। अगर अणुओं के बीच में वान डेर वाल फोर्स है तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे? कम होंगे। तो लिखोगे मेल्टिंग पॉइंट कम, मेल्टिंग पॉइंट कम। इन सॉलिडों को कहेंगे सॉफ्ट सॉलिड। सॉफ्ट सॉलिड। सर सॉफ्ट सॉलिड क्यों कहा? हाँ सॉलिड तो है, लेकिन अणुओं के मध्य वान डेर वाल बल है ना, वान डेर वाल बल दुर्बल है, तो कोई पैकिंग मस्त पैकिंग नहीं है, ढीली ढाली सी पैकिंग। इसीलिए कैसे सॉलिड है? सॉफ्ट सॉलिड। समझ में आया? क्या कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो नॉन पोलर है, कहीं भी ऐसा लग रहा है कि भाई विद्युत चालकता के दो ही कारण होते हैं, या तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिले या वो आपको आयन दे।
ये तो नॉन पोलर है, ये हमें आयन देंगे नहीं, और आयन नहीं देंगे तो विद्युत के कैसे होंगे, कुचालक। तो लिखेंगे विद्युत के कुचालक। आगे समझना। अब हम बात कर लेते हैं ध्रुवीय आणविक ठोसों की। जैसे मान लो HCl सॉलिड है, SO2 सॉलिड है, ये रहा HCl सॉलिड। आपको पता है H प्लस का और Cl माइनस का, H प्लस का और Cl माइनस का। आया समझ में? सर SO2 ध्रुवीय क्यों है? क्योंकि सल्फर पर लोन पेयर पाया जाएगा। पहले ही बता चुका, अगर केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित हो, याद करो केमिकल बॉन्डिंग, तो फिर वो अणु ध्रुवीय होता है। पानी ध्रुवीय है नहीं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन परमाणु पर क्या पाया जाता है, लोन पेयर। तो SO2 इसीलिए ध्रुवीय अणु। आया समझ? अब यहां भी वान डेर वाल बल है अणुओं के मध्य, लेकिन इस वान डेर वाल बल का नाम क्या होगा, डाइपोल डाइपोल, क्योंकि यहां भी डाइपोल बना और यहां भी डाइपोल बना। तो ये जो वान डेर वाल बल है इसका नाम है डाइपोल डाइपोल वान डेर वाल बल। हिंदी में बोलेंगे द्विध्रुव द्विध्रुव वान डेर वाल बल। तो इसके नीचे लिखेंगे द्विध्रुव द्विध्रुव वान डेर वाल बल। अगले वाले में सेकंड पोलर में लिखना है ना बेटा, द्विध्रुव द्विध्रुव वान डेर वाल बल। डाइपोल डाइपोल वान डेर वाल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल वान डेर वाल बल या द्विध्रुव द्विध्रुव वान डेर वाल बल। जहां भी वान डेर वाल बल होगा, वान डेर वाल बल कमजोर बल है। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं अणुओं के मध्य बल कौन सा है, क्योंकि वान डेर वाल बल है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे या कम होंगे, कम होंगे। तो लिखो मेल्टिंग पॉइंट कम। पैकिंग मजेदार नहीं होगी, मजा नहीं आएगा पैकिंग में। तो कौन से सॉलिड, हार्ड सॉलिड या सॉफ्ट सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड। आगे समझ में? अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले आणविक ठोसों की बात करते हैं। इसके तो सीधे से एग्जाम्पल है अमोनिया सॉलिड, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर सॉलिड, बर्फ जिसे आप कहते हैं, HF सॉलिड। आपको पता है अमोनिया के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पानी के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HF के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वो अणु जिसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़े, वो अणु जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े, वो अणु जिसमें हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़े, जिसमें हाइड्रोजन फॉन से जुड़े, उन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। तो अगला पॉइंट, अणुओं के मध्य H बॉन्डिंग, अणुओं के मध्य H बॉन्डिंग, अणुओं के मध्य H बॉन्डिंग। जो वान डेर वाल बल होते हैं वो तो वीक होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो अणु बहुत अच्छे एक दूसरे के पास आ जाएंगे, पैकिंग बड़ी मस्त हो जाएगी। तो बोलेंगे हार्ड सॉलिड, हार्ड सॉलिड, हार्ड सॉलिड, विद्युत के कुचालक, विद्युत के कुचालक। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये वान डेर वाल फोर्स है ना, कोई बहुत अच्छे फोर्स नहीं होते, ये वीक फोर्स ही होता है। इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। बर्फ का सबको पता है मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो लिखेंगे लो मेल्टिंग पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आपके सबके समझ में आ गया होगा आणविक ठोस। सर क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछ लेगा आर्गन सॉलिड किसका उदाहरण है, आप कहोगे आणविक ठोस। कैसे सोचोगे, आर्गन गैस, वान डेर वाल बल, जिनके मध्य वान डेर वाल बल, वो आणविक ठोस। अमोनिया सॉलिड, तुरंत सोचोगे अमोनिया अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन से ठोस में चला गया, आणविक ठोस। आयोडीन सॉलिड, I2 सॉलिड, तुरंत सोचोगे I2 अणु है, अणुओं के मध्य कौन सा बल है, वान डेर वाल, तो किस में चला गया, आणविक ठोस। समझ में आया? सेकंड नंबर पर अगर हम सॉलिड की बात करें तो सेकंड नंबर पर सॉलिड है धात्विक ठोस। हेडिंग डालेंगे धात्विक ठोस, धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। ठीक है।
अब धात्विक ठोस में आपको पता है अवयवी कण मेटल होंगे, और मेटल्स के बीच में कौन सा बंध होता है? मेटेलिक बॉन्ड। तो लिखेंगे अवयवी कणों के मध्य धात्विक बंध, अवयवी कणों के मध्य धात्विक बंध। अवयवी कणों के मध्य धात्विक बंध। अब धात्विक बंध प्रबल बंध होता है, तो आपको कैसे सॉलिड मिलेंगे? सॉफ्ट सॉलिड या हार्ड सॉलिड? हार्ड सॉलिड। देखा भी होगा सोने का क्रिस्टल, चांदी का क्रिस्टल, चांदी कटती है क्या आसानी से? चांदी की देखिए ईंट कटती नहीं है, तो लिखेंगे हार्ड सॉलिड, क्योंकि धात्विक बंध प्रबल है, हार्ड सॉलिड। क्या लगता है मेल्टिंग पॉइंट लो होंगे या हाई होंगे? हाई, क्योंकि धात्विक बंध प्रबल बंध है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। वीक तो बेटा वांडरवाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, और तो सब स्ट्रांग है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या लिखा? हाई मेल्टिंग पॉइंट। और वो भी समझ में आ गया होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और क्या लिखा था इससे पहले वाला? हार्ड सॉलिड। एस एरो लगा के लिखते चलो, और क्या सुनना। अब आप सबको पता है जो धातुएं होती है उनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को त्यागना, और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते ही विद्युत का क्या होगा? चालक। वैसे ही आपको पता है हमारे जितने भी तार बनते हैं धातु के ही तो बनते हैं, तभी तो इनमें मचक के करंट बहता है। सबको पता होगा सबसे अच्छा विद्युत का चालक चांदी होता है, लेकिन चांदी आ रही है 80,000 रुपये किलो। अगर इस कोचिंग में चांदी के तार लगा दोगे तो तुम छोड़ोगे या तोड़ ताड़ ले जाओगे? तो कॉपर के तार। अरे समझ में आई बात? विद्युत के सुचालक। अगला पॉइंट लिखेंगे विद्युत के सुचालक, विद्युत के सुचालक। एग्जाम्पल सर खूब सारे हैं, लोहा ले लो, आयरन सॉलिड, सिल्वर सॉलिड, सोने का सॉलिड, प्लेटिनम का सॉलिड, जो आपको धातु दिख जाए वो इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा लिखा है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। अब आयनिक ठोस में क्या होगा? हमारे अवयवी कण आयन होंगे, Na+Cl-। वो ठोस क्या कहलाएंगे? आयनिक ठोस। तो लिखेंगे अवयवी कण आयन, अवयवी कण आयन, अवयवी कण आयन, आयन। फिर लिखेंगे अगला पॉइंट, आयनों के मध्य, आयनों के मध्य, आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। आपको पता है प्लस माइनस के बीच में जो फोर्स लगता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत आकर्षण, स्थिर वैद्युत आकर्षण। समझ में आई बात? अब जैसे मैं नमक का ही उदाहरण लूं, नमक के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है? नमक कठोर होता है और उसमें भंगुर प्रकृति होती है। ब्रिटल नेचर का मतलब होता है नमक को जैसे आप हाथ में लेके यूँ करोगे ना, चूरा चूरा बन जाना। नमक में जैसे ही हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भी यूँ करते हैं तो वो समान लेयर होती है ना, प्लस प्लस वाले माइनस माइनस वाले, वो एक ही लाइन में आ जाते हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे कठोर व भंगुर प्रकृति, कठोर व भंगुर प्रकृति। इन आयनिक ठोसों की पहचान क्या होती है? कठोर व भंगुर, लंगूर नहीं, भंगुर। समझ में आ रहा? अब जैसे नमक है ना, नमक ये ठोस अवस्था में तो विद्युत का कुछ चालक होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको गलित करेंगे तो ये आपको आयन देने लग जाता है Na+ और Cl-। और नमक को आप जैसे ही पानी में डालेंगे तब भी ये आपको आयन देता है। तो ये ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुछ चालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में या विलयन प्रावस्था में विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। हाल में संस्कृत डिपार्टमेंट में ये लाइन ऐसे की ऐसे उठ के आई थी। तो लिखेंगे आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, ठोस अवस्था में विद्युत के कुछ चालक होते हैं। आयनिक ठोस, ठोस अवस्था में विद्युत के कुछ चालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में, लेकिन गलित अवस्था में या विलयन प्रावस्था में, वापिस बोलूं,
आयनिक ठोस ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में या विलयन प्रावस्था में विद्युत के चालक होते हैं। गलित अवस्था में या विलयन प्रावस्था में विद्युत के चालक होते हैं। समझ में आ गया? लिख लें एग्जाम्पल NaCl सॉलिड, एग्जाम्पल NaCl सॉलिड, पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड, एल्युमिनियम सल्फेट सॉलिड, तीन है ये। कैल्शियम सल्फेट सॉलिड। आगे समझो, आपको दिख जाएगा क्वेश्चन पूछेगा KCl किसका उदाहरण है? K प्लस Cl माइनस तो आयनिक ठोस। NaCl सॉलिड किसका उदाहरण है? Na प्लस Cl माइनस आयनिक ठोस। एल्युमिनियम सल्फेट Al प्लस 3 SO4 माइनस 2। कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम प्लस 2 SO4 माइनस 2, सब आयनिक सॉलिड है। चौथा लिखेंगे सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, सबको पता है हीरा कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ और उसमें सहसंयोजक बंध। सबको पता है ग्रेफाइट कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना, सहसंयोजक बंध। फुलरिन कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ फुटबॉल नुमा रचना, जिसके अंदर हमने पढ़ा था 20 षटकोणीय 12 पंचकोणीय वलय होती है। अब आप सबको पता है हीरे में क्या है? कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना, और कार्बन परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध। अगर अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंध है तो वो ठोस क्या कहलाएगा? सहसंयोजक ठोस। तो लिखेंगे अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंध, अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंध, अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंध। समझ में आया? अब आपको पता है कि हीरा नेटवर्क बना लेता है, एक कार्बन 4 कार्बन से, फिर कार्बन 4 कार्बन से, इसीलिए सहसंयोजक ठोस का ही दूसरा नाम है नेटवर्क सॉलिड। क्या नाम है? नेटवर्क सॉलिड, क्योंकि हीरा नेटवर्क बना लेता है। तो लिखेंगे नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। इनमें से किसका नाम नेटवर्क सॉलिड है? सहसंयोजक ठोस का ही नाम नेटवर्क सॉलिड है। आया समझ में? अब आप बताओ, कार्बन जैसे हीरे की बात करें या सहसंयोजक ठोसों की बात करें, तो सहसंयोजक ठोस ज़्यादातर वैद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वैद्युत का क्या है? चालक है। समझ में आई बात? अब अपन सहसंयोजक ठोस के उदाहरण लिखें। हीरा सॉलिड, ग्रेफाइट सॉलिड, सिलिका मिट्टी सॉलिड, एल्युमिनियम नाइट्राइड सॉलिड। ये सब की सब किसके उदाहरण मैंने लिखे हैं आपके सामने? ये सारे के सारे उदाहरण मैंने किसके लिखे हैं? सहसंयोजक ठोसों के। सिलिकॉन कार्बाइड सॉलिड। याद करो, सिलिका की स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूं। एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन परमाणु से सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है। ये कि स्ट्रक्चर सिलिकॉन कार्बाइड की होती है, एक सिलिकॉन 4 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध से घिरा रहता है। ये सारे के सारे सहसंयोजक ठोस के उदाहरण। आया समझ में? अगला पॉइंट लिखेंगे, हार्ड सॉलिड, हार्ड सॉलिड, हार्ड सॉलिड, अपवाद ग्रेफाइट। सबको पता है ग्रेफाइट की परतों के मध्य दुर्बल वांडरवाल बल है, परतें एक दूसरे के ऊपर से खिसक सकती है, इसीलिए ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, जबकि हीरा कैसा होता है? सॉलिड होता है। सॉफ्ट सॉलिड क्या लिखा है मैंने? हार्ड सॉलिड, अपवाद ग्रेफाइट। विद्युत के कुचालक, अगला पॉइंट विद्युत के कुचालक। नेक्स्ट पॉइंट विद्युत के कुचालक, अपवाद ग्रेफाइट। विद्युत के कुचालक, लेकिन अपवाद क्या है? ग्रेफाइट।
अगला पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ में आई? ठीक। अब देखो अगला चीज क्या है, ये जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस है, ये जो हमारे क्रिस्टल मैंने बता रखे हैं, क्रिस्टल, अब हमारे जो क्रिस्टल होते हैं वो ये माने जाते हैं कि जो क्रिस्टल है वो 7 तरह की आकृति के हो सकते हैं। कितने तरह की आकृति के? 7। पहले का नाम क्यूबिक, दूसरे का नाम टेट्रागोनल, तीसरे का नाम ऑर्थोरोम्बिक, चौथे का नाम रोम्बोहेड्रल, पांचवे का नाम हेक्सागोनल, छठे का नाम मोनोक्लिनिक और सातवें का नाम ट्राइक्लिनिक। अभी मैं याद करने के तरीके बता दूंगा कैसे याद करते हैं, ठीक है। इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर क्या है, जैसे मान लो आपका क्यूब टाइप का क्रिस्टल है। क्यूब टाइप का क्रिस्टल कैसे है? जैसे आपने वो क्यूब का गेम खेला है कि जिसमें बच्चे सब कलरों को एक जैसा ले आते हैं। अरे पजल देखिए, वो क्यूब, अरे क्यूब आता है ना वो, तो ध्यान से देखना उस क्यूब के अंदर छोटे छोटे क्यूब्स खूब सारे होते हैं। अरे होते नहीं होते, दिखने पर तो क्यूब है लेकिन वास्तव में उसमें छोटे छोटे क्यूब हैं जिन्हें कहा जा रहा है यूनिट सेल। जिन्हें क्या कहा जा रहा है? यूनिट सेल। भाई जो आपने अगर देखा हो क्यूब खेलते हैं तो वो जो दिखता है वो तो क्यूब दिखता ही है, क्यूबिक, वो तो दिख रहा है आपको क्यूब, लेकिन वास्तव में वो जो क्यूब है वो छोटी छोटी यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ है। उसमें देखोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब होते हैं। समझ में आ गई बात? तो आखिरकार कोई भी जो सॉलिड होता है उसके अंदर यूनिट सेल किस प्रकार की है वो डिसाइड करती है कि ये क्रिस्टल मुझे कैसा दिखेगा, ये क्रिस्टल मुझे कैसा दिखेगा। यही क्वेश्चन इस साल आया था, टेबल आई थी फर्स्ट ग्रेड को, सेकंड ग्रेड में भी और फर्स्ट ग्रेड में भी यही आई थी कि इनमें रोम्बोहेड्रल की विशेषता क्या है, इनमें मोनोक्लिनिक की विशेषता क्या है, इनमें ट्राइक्लिनिक की विशेषता क्या है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको माचिस है, माचिस जैसे 3 चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो क्यूब है, एक टेट्रागोनल है और एक ऑर्थोरोम्बिक है। जैसे माचिस है ना, माचिस को आप घन नहीं कह सकते। माचिस को क्या घन बोल सकते हो क्या? माचिस को घन नहीं बोल सकते। घन में तो क्या होता है, एक्स, जितनी एक्स की लंबाई होती है उतनी ही वाई की होती है और उतनी जेड की होती है। समझ में आई बात? तो वो जो हमें 7 तरह के अलग अलग तरह के घनीय क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि उसमें यूनिट सेल किस प्रकार की है। तो अगली हेडिंग डालोगे क्रिस्टल का वर्गीकरण, क्रिस्टलों का वर्गीकरण। मैं यहां लिख रहा हूं, मैंने आपसे कहा जो क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टल है, हम ये मानेंगे कि वो एक छोटी सी यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ है। इस तरह से कोई भी जो क्रिस्टल है मैं ये मान के चलूंगा वो इस तरह से एक छोटी सी यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ है। इस यूनिट सेल के अंदर 3 चीजें हैं, ये और ये। इसको मैंने कहा ए, इसको कहा मैंने बी और इसको कहा सी, यानी मैंने इस टुकड़े को ले लिया, ए, बी और सी। मैंने कहा ये जो क्रिस्टल है वो मुझे 7 तरह के दिखाई देते हैं। कितने तरह के? 7। कोई घन जैसा, कोई द्विसम लंबाक जैसा, कोई विषम लंबाक जैसा। ये जो क्रिस्टल है वो मुझे अलग अलग तरह के 7 तरह के दिखाई दे सकते हैं। वो इस बात पे डिपेंड करते हैं उसमें यूनिट सेल कैसी है, यूनिट सेल कैसी है। अब यूनिट सेल मैंने एक छोटी सी पकड़ ली और उसमें इस यूनिट सेल को मैंने पकड़ा और इस यूनिट सेल में मैं ये देख रहा हूँ, ये भुजा की लंबाई है ए, ये भुजा की लंबाई बी और ये भुजा की लंबाई क्या है? सी। ए और बी के बीच में मैं मान रहा हूँ एंगल है अल्फा, बी और सी के बीच में मैं मान रहा हूँ एंगल है बीटा और ए और सी के बीच में एंगल क्या मान रहा हूँ मैं? गामा। अरे समझ में आया? अब ध्यान से देखना,
दिख रहा है क्यूब, दिख रहा है क्या? ध्यान से पकड़ना। जो क्यूब टाइप का सिस्टम है, जिसको आप जो घन जैसा दिख रहा है, क्यूबिक सिस्टम जो आपको दिख रहा है, जो घन जैसा क्रिस्टल दिख रहा है, उसकी यूनिट सेल की विशेषता क्या होती है? ये जितनी x की लंबाई है उतनी ही y की लंबाई है और उतनी ही किसकी लंबाई है? z की। यानी a की जितनी लंबाई है उतनी ही b की है और उतनी ही c की है। यानी a बराबर b बराबर क्या है? c है। अरे समझ में आई? तेरी आंखें आ रही है बच्चन, ध्यान से रख भैया, कहीं मरवा दे। हाँ आई फ्लू। देखो ये जितनी लंबाई है, ध्यान से डायग्राम को, a और a बराबर b बराबर c। a और b के बीच में एंगल भी 90 का है, b और c के बीच में भी एंगल 90 का है, और a और c के बीच में एंगल भी कितने का है? 90 का है। तो क्यूबिक क्रिस्टल वो क्रिस्टल होगा जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई a बराबर b बराबर c होगी, और अल्फा बीटा गामा तीनों कितने डिग्री के एंगल होंगे? 90 डिग्री के होंगे। उसे हम कहेंगे क्यूबिक। दूसरी स्ट्रक्चर है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल हिंदी में बोलते हैं द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष नाम से ही पता चल रहा है दो लंबाइयां तो कैसी होंगी? समान। मान लीजिए ये a और b तो बराबर है, लेकिन c इससे कैसा है? लंबा है। इस चीज को क्या कहा जाएगा? द्विसमलंबाक्ष। लेकिन एंगल तो बोलो, अभी भी a और b के बीच में कितने का है? 90 का है। a और c के बीच में कितने का है? 90 का है। और b और c के बीच में भी कितने का है? 90 का है। क्यूबिक, टेट्रागोनल। तीसरी चीज को कहा ऑर्थोरोम्बिक। क्या कहा? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक को बोलते हैं विषम लंबाक्ष। क्या बोलते हैं? विषम लंबाक्ष। जो a की लंबाई है उतनी उससे ज्यादा b की लंबाई है और c की लंबाई है। a b c तीनों आपस में क्या नहीं है? बराबर नहीं है, लेकिन उनके बीच में एंगल कितने का है? 90 का ही है। इस चीज को कहा जाता है ऑर्थोरोम्बिक। सेकंड ग्रेड में यही क्वेश्चन पूछा गया था, ऑर्थोरोम्बिक की क्या प्रॉपर्टी है? तो आप कहोगे a b और c, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। अरे समझ में आया? कुछ आया? तो हम इस आधार पर अभी मैं एक एक करके डायग्राम भी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है इसमें। एक बार मैं चार्ट बना देता हूँ। क्या टाइम हो गया बेटा? टाइम क्या हो गया? 7:15 बज गए क्या? आगे कल लेंगे इसको, है ना? मुझे थोड़ा डॉक्टर के जाना था। आज एक ही होगी बेटा क्लास, फिजिक्स वाले सर आए नहीं बरसात के कारण। ठीक है, बरसात आ रही है वहाँ पे, कल पता है।